नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके है और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो इसके लिए हमारे जो मेन मार्केट हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है। अभी रिसेंटली लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपो लाट 2023 के अवसर पर भारत की तरफ से अभी अपनी अलग अलग तरह के डिफेंस इक्विपमेंट को वहां पे डिस्प्ले किया गया था, जिसमें अभी ब्राजील को भारत की तरफ से अस्त्र मिसाइल को ऑफर करने की बात सामने आई है। ब्राजील की तरफ से अभी करीब 40 के आसपास Su-30 MKM एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक इंडियन सुखोई के साथ सिमिलर है। बस इसमें इजरायली ओरिजिन एवियोनिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो कि आमतौर पर हमारे सुखोई में मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिस वजह से अभी भारत एक्टिवली इसको ब्राजील को ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो इसका रेंज करीब 110 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि अमेरिकन M120C5 मिसाइल की स्टैंडर्ड की मिसाइल कहा जा सकता है। और इसे भारत अभी अपनी रशियन ओरिजिन R77 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सबसे पहले इनको सुखोई में इंटीग्रेट किया जा सकता है। और अभी ऑफिशियल लेवल में इनको Su-30 MKM एयरक्राफ्ट और MKI फ्लीट में इस्तेमाल करने की बात की गई है, जिस वजह से HAL की तरफ से अभी से ऑफिशियली सभी Su-30 MKM या एक्सपोर्ट ऑपरेटर को ऑफर करने की बात की जा रही है। और जो भी अभी Su-30 को ऑपरेट कर रहे हैं वो चाहे तो इसके बाद इसको खरीद कर अपने एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद किया जा रहा है कि ब्राजील की तरफ से भी इसे खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि Su-30 में वो कोई भी वेस्टर्न ओरिजिन मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो अस्त्र मिसाइल किसी भी वेस्टर्न ओरिजिन मिसाइल के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है और सेम परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने वाला है। और ऊपर से रशिया के साथ अभी कोई भी डिफेंस डील को कर पाना काफ़ी हद तक असंभव होने वाला है और सैंक्शन की वजह से रशिया के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, जिस वजह से ब्राजील चाहकर भी रशिया के साथ कोई डिफेंस डील को नहीं कर पाएगा। और इस वजह से ब्राजील के पास अभी भारत से अस्त्र मिसाइल को खरीदने का ऑफर एक बहुत ही सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। अगला अपडेट ड्रोन्स की तरफ से है। पिछले 2 सालों से भारत और यूएस के बीच 30 प्रेडेटर ड्रोन्स को खरीदने के लिए बातचीत चलता आ रहा है, लेकिन इनकी कॉस्ट की वजह से इनको खरीदने के लिए अभी तक फंड को एलोकेट नहीं किया जा सका था। पहले टोटल 30 ड्रोन को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसमें से हर सर्विस में यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में 10-10 ड्रोन को इंडेक्ट करने की बात की गई थी। लेकिन अभी जब इनकी यूनिट कॉस्ट $100 मिलियन से भी ज़्यादा होने वाला है, तो इसे देखने के बाद 30 के बदले बस 18 ड्रोन को खरीदने की प्लान किया जा रहा है और हर सर्विस में अभी 10 के बदले बस 6 ही ड्रोन को इंडेक्ट करने की प्लानिंग की गई है। पहले से हम लोग 2 सी गार्डियन ड्रोन को लीज पर लेके ऑपरेट कर रहे थे, जिनको नेवी इस्तेमाल कर रही थी और पिछले 2-3 सालों में हमने इनको लगभग 10,000 घंटे की फ्लाइट आवर तक उड़ा चुके हैं, जिससे नेवी की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इससे हमारी मैरिटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। जिसके बाद इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए हमारे तीनों सर्विस में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था वो नेवी की तरफ से था। इसके अलावा आर्मी की बात करें तो आर्मी की तरफ से भी इजरायली ओरिजिन हेरॉन ड्रोन को खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जो कि अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये प्रेडेटर ड्रोन के मुकाबले काफ़ी सस्ते भी पड़ने वाले हैं। इनकी यूनिट कॉस्ट की बात करें तो करीब $40 मिलियन के आसपास पड़ने वाले हैं। इसके बाद आर्मी की तरफ से भी हमारी इंडिजिनस रुस्तम 2 ड्रोन को भी सर्विस में शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है। साथ ही आर्चर NG को भी जल्दी से जल्दी अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है और इसी वजह से वो भी इंपोर्टेड सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल करने पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से और अभी रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिनकर ने बताया है कि अभी वो ब्रह्मोस की NG वेरिएंट को अगले साल यानी कि 2024 तक टेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके बाद इसको 2025 तक सीरीज प्रोडक्शन में एंटर कर दिया जाएगा। ये ब्रह्मोस का एक लाइटर वेरिएंट होने वाला है, जिसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर तक सीमित होने वाली है और इसको सिर्फ भारत अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि आगे चल के इसको एक्सपोर्ट करने का एम रखकर डेवलप कर रहा है। ब्रह्मोस की एयर लॉन्च वेरिएंट की बात करें तो इसको सिर्फ हमारी Su-30 MK एयरक्राफ्ट ही कैरी कर सकता है, लेकिन ब्रह्मोस NG की बात करें तो इसे आसानी से कोई भी एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसी वजह से इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और अभी Su-30 एयरक्राफ्ट की सभी एक्सपोर्ट ऑपरेटर्स की तरफ से इस मिसाइल को आगे चल के एक्वायर करने का एम रखा जा रहा है, जिसमें वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है। अब इसके अलावा ब्रह्मोस NG को भी आगे चल के सभी Su-30 ऑपरेटर्स को ऑफर किया जा सकता है और एक बार में एक Su-30 एयरक्राफ्ट कम से कम 3
ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को कैरी कर पाएगा। और अगर इंडियन सुखोई की बात करें तो हम एक ब्रह्मोस की ए वेरिएंट के साथ 2 एडिशनल ब्रह्मोस एनजी को भी कैरी कर पाएंगे, जो कि हमारी स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर करने वाला है। अब इनिशियली सिर्फ 40 सुखोई को ही ब्रह्मोस को कैरी करने के लिए अपग्रेड करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें एडिशनल 20 सुखोई को भी अपग्रेड करने का बात किया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 60 के आसपास सुखोई होने वाला है जो कि ब्रह्मोस को कैरी कर पाएंगे। अगला अपडेट रफाल की तरफ से। अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की सबसे मॉडर्न फाइटर जेट की बात करें और सबसे खतरनाक फाइटर जेट की बात करें तो वो रफाल है, जो कि किसी भी तरीके के ऑपरेशन को कर सकता है। अभी पहली बार भारत की तरफ से रफाल को एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में भेजने का फैसला किया जा रहा है और ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने के बाद रफाल का पहला ओवरसी मिशन होने वाला है। ये एक्सरसाइज अभी फ्रांस की मॉन्ट दे मार्शन मिलिट्री बेस में कंडक्ट किया जाने वाला है, जिसमें भारत और फ्रांस के अलावा कई और देश भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज करीब 3 हफ्ते तक चलने वाला है। इस एक्सरसाइज का नाम ओरियन है और ये 17 अप्रैल से लेकर 5 मई तक चलने वाली है। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 4 रफेल पार्टिसिपेट करने वाला है और साथ ही एक IL-78 मिड एयर रिफिल और C-17 को भी भारत फ्रांस भेजने वाला है। इसमें इंडियन एयरफोर्स की लगभग 165 क्रू मेंबर भी पार्टिसिपेट करने वाला है और कुल मिलाकर इसमें भारत और फ्रांस के अलावा ग्रीस, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन और नीदरलैंड पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और कहा जा सकता है कि पहली बार होने वाला है जहां पर इंडियन रफेल ओवरसी में जाके इतने सारे देशों की एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाला है। हालांकि फ्रांस में इंडियन रफेल का होना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें ये सिर्फ फ्रांस के साथ अकेला एक्सरसाइज नहीं करने वाला है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से और ये अपडेट एक बहुत ही चिंता करने वाली अपडेट है। आप सब जानते हैं कि चाइना हमेशा से ही इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना चाहता है, जो कि भारत को कभी भी पसंद नहीं था और इसको भारत हमेशा से ही काउंटर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को लेके भी सदर्न तिब्बत का हिस्सा बताकर इसकी कई जगहों को अभी रिसेंटली रीनेम करने की कोशिश किया गया था और रिसेंटली चाइना की तरफ से करीब ऐसे 9 जगहों को नाम को बदलने की कोशिश की गई थी। लेकिन अभी पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि इंडियन ओशन रीजन में मौजूद कुछ लोकेशन के नाम को चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है, फिर रीनेम करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि पहले भी चाइना की तरफ से ऐसे कुछ सी बेट्स को नाम को चेंज करने की कोशिश किया गया था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जहां पर चाइना इंडियन ओशन रीजन में आके उसको अलग से नाम देने की कोशिश कर रहा है। अब इससे चाइना की टेरिटोरियल क्लेम के ऊपर तो इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक तरीके से सॉफ्ट पावर को दर्शा सकता है और चाइना हमेशा अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए और किसी भी रीजन पर अपना दावा करने से पहले इस तरीके की हरकत को करता रहता है। और इसको लेके चाइना की CCTV की तरफ से पब्लिक किया गया था और बताया जा रहा है कि अभी तक चाइना की तरफ से इंटरनेशनल वाटर में ऐसे 9 लोकेशन थे जिनके नाम को चेंज किया गया था, लेकिन इनकी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया था कि किस किस लोकेशन के नाम को चेंज किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं कि चाइना की तरफ से किस किस रीजन के नाम को चेंज किया गया था और इस बात को कोड करते हुए चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की तरफ से बताया गया था कि ये उनकी तरफ से कोई टेरिटोरियल क्लेम तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इससे चाइना की सॉफ्ट पावर का पता सबको लगने वाला है, जिससे साफ होता है कि चाइना की तरफ से भी इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के साथ साथ अपनी क्लेम को वहां पे स्टार्ट करना शुरू किया जा रहा है, जो कि आगे चल के भारत के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी को क्रिएट करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।